आज हम उत्तर प्रदेश के इतिहास की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। जब हम यूपी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर आधुनिक राजनीति या संस्कृति की तस्वीरें आती हैं। जी। लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों यही जमीन बार बार भारत के इतिहास का केंद्र बनती रही। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या ये सिर्फ भूगोल का मामला था या यहाँ की संस्कृति में कोई खास बात थी? असल में दोनों ही बातें हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं, उस समय में जब इस क्षेत्र को मध्य देश या ब्रह्मशी देश कहा जाता था। मध्य देश मतलब देश का केंद्र? बिल्कुल। और यह नाम ही अपने आप में एक कहानी कहता है। यह हमेशा से केंद्र रहा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके पहले निवासियों से, जो मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़ जैसे इलाकों में अपने निशान छोड़ गए। तो सबसे पहले निशान, हम किस दौर की बात कर रहे हैं? मतलब कितना पुराना? हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल की, यानी स्टोन एज की। सोचिए, प्रयागराज के पास बेलन घाटी में हमारे पूर्वज क्वार्ट्जाइट पत्थर के, कह सकते हैं कि भद्दे लेकिन कारगर औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे। और वो शिकारी संग्राहक थे, है ना? हाँ, पूरी तरह से। जीवन का एक ही मकसद था भोजन खोजना और जिंदा रहना। लेकिन तभी हमें एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज मिलती है। वो क्या? बेलन घाटी के लोहंदा नाला में हड्डियों से बनी एक मात्र देवी की मूर्ति। हड्डियों से बनी मूर्ति, ये तो कमाल है। मतलब हम पत्थरों के औजारों की बात करें और उसी दौर में कोई कलाकार हड्डियों जैसी नाजुक चीज पर इतनी बारीक कारीगरी कर रहा था। सही कहा आपने। यह बताता है कि उनकी दुनिया सिर्फ भूख और अस्तित्व तक सीमित नहीं थी। उनमें कला, कल्पना और शायद आस्था भी जन्म ले चुकी थी। इस दौर के बाद तकनीक में जरूर कोई बड़ा बदलाव आया होगा। बिल्कुल। अगला दौर है मध्य पाषाण युग का। यहाँ औजार छोटे, हल्के और ज्यादा पैने हो जाते हैं। अच्छा। जिन्हें हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। लेकिन इस युग की सबसे दिलचस्प कहानी हमें प्रतापगढ़ के पास की जगहों से मिलती है। हाँ, मैंने स्रोतों में सराय नाहरराय, महादहा और दमदमा का जिक्र पढ़ा। इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है। सही बात है। क्या इन सब जगहों से हमें कोई एक बड़ी कहानी मिलती है? बहुत अच्छी बात पूछी। अलग अलग नामों में उलझने के बजाय हमें उस तस्वीर को देखना चाहिए जो ये सब मिलकर बनाते हैं। प्रतापगढ़ के इस इलाके में हमें उस युग के समाज की पूरी झलक मिलती है। कहीं एक साथ 15 कंकाल दफन हैं, तो कहीं एक ही कब्र में 2 या 3 लोग। तो इसका मतलब क्या निकालें? इसका मतलब ये है कि उस समय तक परिवार और समुदाय की एक मजबूत भावना विकसित हो चुकी थी। वो अपने लोगों को एक साथ एक खास तरीके से दफना रहे थे। ये सिर्फ हड्डियां नहीं, बल्कि एक समाज की शुरुआत की कहानी है। सही पकड़ा आपने। और इसी विकास की अगली कड़ी में एक क्रांति होती है, नवपाषाण युग में खेती की शुरुआत। खेती की शुरुआत? हाँ, संत कबीर नगर के लहुरा देवा में चावल की भूसी के जो अवशेष मिले हैं, वो दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक माने जाते हैं। ये इंसान के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। मतलब अब शिकारी संग्राहक से किसान बनने का सफर शुरू हो गया। जी। और ये सिर्फ चावल उगाने की बात नहीं थी। खेती का मतलब था एक जगह बसना। प्रयागराज के पास कोल्डीहवा और महागढ़ा में हमें गाय, भेड़, बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाने के सबूत मिलते हैं। और मिट्टी के बर्तन भी है ना? हाँ, साथ ही मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, जो बताते हैं कि अब वो अनाज जमा कर सकते थे और खाना पका सकते थे। यह एक बिखरे हुए जीवन से एक संगठित गांव की ओर पहला कदम था। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पत्थर के युग से निकलकर हम धातु के युग में आते हैं। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी भी यूपी तक पहुंचती है? बिल्कुल। ज्यादातर लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जोड़ते हैं, लेकिन इसका फैलाव पूर्व में यूपी तक था। मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। हाँ, आलमगीरपुर इस महान सभ्यता की सबसे पूर्वी चौकी मानी जाती है। और हाल ही में बागपत के सनौली में हुई खुदाई ने तो सबको चौंका दिया है। हाँ, वहां तो रथ मिले हैं, मैंने पढ़ा था। शाही कब्रें और रथ जो इस इलाके के महत्व को दिखाते हैं। लेकिन सिंधु घाटी के पतन और अगली बड़ी सभ्यता के उदय के बीच एक खालीपन सा लगता है। उस दौर में क्या हो रहा था? उस खालीपन को भरने का काम एक नई धातु ने किया, लोहा। लोहे की खोज ने खेती के लिए हल और युद्ध के लिए हथियार दोनों को बदल कर रख दिया। चंदौली का मल्लर इलाका इस लौह युग का एक अहम केंद्र था। और लोहे की तकनीक ने ही शायद उन बड़े राज्यों की नींव रखी होगी जिनके बारे में हम सुनते हैं। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है।
इसी तकनीकी बदलाव के साथ हम वैदिक काल में प्रवेश करते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र पंजाब सिंध का इलाका था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते सभ्यता का गुरुत्वाकर्षण केंद्र पूरब की ओर खिसक कर गंगा यमुना के द्वाब में आ गया है। यानी मध्य देश, आज का उत्तर प्रदेश। जी, यहीं पर कुरु और पांचाल जैसे महाकाव्यों में वर्णित महान राज्यों का उदय हुआ। और इन राज्यों से ही महाजनपदों का रास्ता खुला, जिसे भारत का दूसरा शहरीकरण भी कहते हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि उस समय के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद इसी जमीन पर थे। 8 आधे महाजनपद? हाँ, काशी, कौशल, वत्स, शूरसेन और भी कई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि गंगा का उपजाऊ मैदान और उसके व्यापार मार्ग ही उस समय की अर्थव्यवस्था और सत्ता की धुरी थे। मतलब जिसके पास ये क्षेत्र था, उसके पास संसाधन, सेना और साम्राज्य बनाने की शक्ति थी। बिल्कुल, इसीलिए भारत के इतिहास का हर बड़ा अध्याय यहीं लिखा गया। अगर कुछ उदाहरण लें तो जैसे शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। जी, मथुरा जो कृष्ण भक्ति का एक महान केंद्र बनी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो प्रयागराज के पास एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। लेकिन ये दौर सिर्फ राजाओं और राज्यों का नहीं था, ये महान विचारों और दार्शनिक क्रांतियों का भी था। आप बौद्ध और जैन धर्म की बात कर रही हैं। हाँ, भगवान बुद्ध के जीवन का लगभग हर बड़ा पल इसी जमीन से जुड़ा है। उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। सही। और जीवन का सबसे लंबा समय श्रावस्ती में बिताया और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये भूमि बौद्ध धर्म का पालना थी। और जैन धर्म के लिए भी इसका उतना ही महत्व है। जी, कई तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या, वाराणसी और श्रावस्ती में हुआ। यहाँ एक दिलचस्प बात दिखती है कि कैसे राजनीतिक शक्ति और ये नए दर्शन एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। और इसी सामाजिक और वैचारिक उथल-पुथल के बीच भारत के पहले साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। हाँ, जिसकी जड़ें भी यूपी में गहरी थीं। सम्राट अशोक का नाम तो हर कोई जानता है। यूपी में उनकी क्या छाप मिलती है? अशोक की छाप यहाँ हर जगह है। प्रयागराज, सारनाथ, कौशाम्बी में उनके स्तंभ और शिलालेख मिले हैं, जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ताकि आम लोग उन्हें पढ़ सकें। बिल्कुल। और सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसके सिंह शीर्ष को हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, वो मौर्य साम्राज्य की इसी भूमि पर मौजूद सबसे बड़ी विरासत है। मौर्यों के बाद जब सत्ता का केंद्र बिखर गया, तो यूपी एक बार फिर नए विचारों और नए लोगों के लिए खुला। आपने बहुत सही तरीके से इसे रखा है। मौर्यों के बाद शुंग और कण्व वंश आए, लेकिन यूपी के लिए अगला बड़ा मोड़ तब आया जब मध्य एशिया से कुषाण आए। उन्होंने इस क्षेत्र को सिर्फ जीता नहीं, बल्कि इसे अपना घर बनाया और इसे सिल्क रूट के जरिए पूरी दुनिया से जोड़ दिया। सही कहा। और कुषाण सम्राट कनिष्क ने तो मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी ही बना लिया। ये एक बहुत बड़ी घटना रही होगी। ये एक गेम चेंजर था। मथुरा रातों रात एक अंतर्राष्ट्रीय महानगर बन गया। ये व्यापार, संस्कृति और कला का संगम था। कनिष्क के समय की 3 बातें आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं, है ना? एक तो शक संवत। जी, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। दूसरा, उनके संरक्षण में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन इसी दौर की देन है। हाँ, और ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं थीं। ये भारतीय और यूनानी रोमन कला का एक अद्भुत संगम था। मथुरा में मिले सोने के सिक्के उस दौर के समृद्धि की कहानी कहते हैं। तो कुषाणों ने यूपी को दुनिया से जोड़ा, लेकिन भारत के शास्त्रीय स्वरूप को उसके शिखर पर पहुंचाने का काम अगले महान साम्राज्य ने किया, गुप्त साम्राज्य ने। हाँ, जिसका दिल भी प्रयाग के पास ही धड़कता था। और गुप्त काल को सिर्फ स्वर्ण युग कह देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ मंदिरों के बारे में नहीं था। प्रयाग के आसपास का यही क्षेत्र था जहां कालिदास जैसे कवियों को संरक्षण मिला, जहां आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी और जहां शून्य की अवधारणा को गणित में जगह मिली। उस दौर की कोई निशानी जो आज भी हम देख सकते हैं? 2 शानदार उदाहरण आज भी मौजूद हैं। एक ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर और दूसरा कानपुर का भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव मंदिर? जी, भीतरगांव मंदिर की खासियत ये है कि ये भारत के सबसे पुराने, पूरी तरह से ईंटों से बने मंदिरों में से एक है जो आज भी खड़ा है। इस प्राचीन इतिहास के सफर के आखिर में हम हर्षवर्धन तक पहुंचते हैं, जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हाँ, और हर्षवर्धन का दौर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राचीन भारत के अंतिम महान साम्राज्य
और मध्यकाल की शुरुआत के बीच एक पुल का काम करता है। और उनके समय में हमें सामंतवाद की शुरुआत के भी संकेत मिलते हैं। जी। एक मिनट, जब आप सामंतवाद कहती हैं तो इसका सरल शब्दों में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये था कि राजा की शक्ति कम हो रही थी और स्थानीय सरदार ज्यादा ताकतवर हो रहे थे? बिल्कुल, यही मतलब है। सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा था। राजा अपने नीचे के सरदारों को जमीनें देने लगा जो अपनी अपनी छोटी सेनाएं रखते थे। इसी व्यवस्था ने आने वाली सदियों की भारतीय राजनीति को पूरी तरह से आकार दिया। तो बेलन घाटी के पत्थर के औजारों से लेकर सिंधु घाटी की चौकियों तक, वैदिक राज्यों से लेकर मथुरा और कन्नौज की भव्य राजधानियों तक, उत्तर प्रदेश की भूमि ने हजारों वर्षों में अनगिनत ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। इससे एक बात साफ होती है कि यूपी कभी भी हाशिए पर नहीं रहा। ये हमेशा मध्य देश यानी भारत का दिल रहा है, जहां नई तकनीक, नए विचार और नए साम्राज्यों ने जन्म लिया और फले फूले। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प बात का जिक्र है जो सोचने पर मजबूर करती है। मिर्जापुर के पास चट्टानों पर मध्य पाषाण काल के कुछ चित्र बने हैं। हाँ इन चित्रों में कथित तौर पर रथ और घोड़े दिखाए गए हैं। जी, और ये बात थोड़ी उलझन में डालती है क्योंकि स्थापित इतिहास के अनुसार रथों और घोड़ों का व्यवस्थित इस्तेमाल बहुत बाद के युग में, खासकर वैदिक काल में शुरू हुआ। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो क्या ये प्राचीन कलाकार कुछ और बना रहे थे जिसे हम आज अपनी समझ से रथ मान रहे हैं, या फिर ये खोज भारत में तकनीक के हमारे स्थापित समय चक्र को चुनौती देती है? ये सोचने वाली बात है।